बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं तो उसका पार्ट फर्स्ट जो है ना वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें तकरीबन 31 स्लाइड्स है। ये यूनिट जो है ना ये हमारे साथ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इसको कहते हैं। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किस तरह से होते हैं, जिसमें एक मेल होता है, उसमें क्रोमोसोम जो है ना उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाती है, जो कि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है ना वो क्या होती है, फीमेल की करैक्टरिस्टिक जाहिर कर देते हैं मेल में। ठीक है, यानी वो डबल XY क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया भी है कि डबल XY क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को फिर हम रेफर करते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो है ना ये हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी 2 जो कि 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसमें से एक यूनिट है। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर में हमारे साथ जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ पैथोफिजियोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी में तकरीबन 6 यूनिट्स है टोटल। ठीक है, उस 6 चैप्टर्स में अपने अपने अलग अलग पोर्शंस है, अलग अलग पार्ट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट थे। एक थी जेनेटिक डिसऑर्डर, एक थी डाउन सिंड्रोम, एक थी टर्नर सिंड्रोम एंड लास्ट वन इज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें से जो 3 पार्ट्स है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का भी एक पार्ट जो कि फर्स्ट पार्ट है वो हमने डिस्कस किया है। लेकिन आज इस चैप्टर को हम क्लियर करेंगे और यहाँ पे हमारे साथ जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि व्हाट इज़ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किस तरह से होते हैं, किस तरह से किस कंडीशन को हम कहते हैं कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम अगर हुआ है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के जो टेस्ट वगैरह थे उसकी थोड़ी सी डिस्कशन हमने की थी जनरली, लेकिन आज हम जो बेसिक डिस्कशंस होती है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के टेस्ट के हवाले से, डायग्नोसिंग के हवाले से, तो वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताया गया है कि टेस्ट हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं फॉर डायग्नोसिंग ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अगर हमारे साथ एक बेबी पैदा हो गई है और हमें शक हो रहा है कि इसकी क्रोमोसोम में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो उसके लिए हम अगर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम को मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे साथ क्या है, ब्लड टेस्ट है। फर्स्ट ब्लड टेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, कैरियोटाइप्स भी कह सकते हैं। कैरियोटाइप एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं। बंदे के सारे क्रोमोसोम जो है ना वो हमें नज़र आता है, और उसमें जहाँ पे भी एबनॉर्मेलिटी हो तो वो हमें दिखाई देता है। अगर वो 21 क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो इसका मतलब ये है कि डाउन सिंड्रोम है। अगर एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो सिर्फ 1 है तो इसका मतलब है कि टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, और अगर डबल XY क्रोमोसोम है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट इज टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, यानी टर्नर सिंड्रोम के साथ बेबी पैदा हो गया है। तो जो यहाँ पे लिखा गया है कि ब्लड टेस्ट कार्ड कैरियोटाइप, ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम कैरियोटाइप कहते हैं, एंड इज द स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक मेथड द टेस्ट लुक एट अ पर्सन क्रोमोसोम्स। क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक मेथड है फॉर एनी जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके ज़रिए से हम कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है ना वो मालूम कर सकते हैं, चाहे वो सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो या ऑटोसोमल हो। ठीक है, जो मतलब नॉर्मल बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, उस 23 पेयर्स में 22 जो है ना ये हमारे साथ ऑटोसोमल होते हैं, और 1 जो है ना 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो टर्नर सिंड्रोम है एंड जो ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, ये दोनों जो है ना सेक्सुअल क्रोमोसोम की क्या है, एबनॉर्मेलिटी है, जबकि डाउन सिंड्रोम जो है ना वो ऑटोसोमल की एबनॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, अच्छा, प्री नेटल टेस्टिंग। प्री नेटल मतलब अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका टेस्ट हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, प्री नेटल मतलब फ्री नेटल कहते हैं बर्थ को। ठीक है, बर्थ से पहले, फ्री मतलब पहले। ठीक है, तो फ्री नेटल मतलब कि बर्थ से पहले हम किस तरह से मालूम करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि बच्चे के साथ कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, मेनी मेल हैव बीन डायग्नोस थ्रू एम्नियोसिंथेसिस। एम्नियोसिंथेसिस जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसीजर होता है
जिसमें क्या कर देते हैं, जिसमें इम्नियोटिक फ्लूइड जो होते हैं ना, मदर के फैट के अंदर जो इम्नियोटिक फ्लूइड होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द यूटरस फ्रॉम फॉर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, किसी भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को मालूम करने के लिए यूटेरस के ज़रिए से इसको निकाल देते हैं, इस इम्नियोटिक फ्लूइड को, और उसके ज़रिए से ये प्रोसीजर कर देते हैं जिससे हमें डायग्नोस होता है कि मेल के साथ या फीमेल के साथ, चाहे वो बच्चा मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ क्या एब्नॉर्मलिटी है। ठीक है, और क्रोनिक वेलियस सैम्पलिंग, क्रोनिक वेलियस सैम्पलिंग जो है ना, इसको हम CVS भी कह सकते हैं। ये एक फॉर्म ऑफ ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या कर देते हैं, इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्री नेटल डायग्नोसिस डन टू डिटरमाइन क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फीटस। ठीक है, क्या कर देते हैं, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ फ्री नेटल डायग्नोसिंग है, यानी बर्थ से पहले एक ऐसा डायग्नोसिंग टेस्ट होता है जिसके ज़रिए से हमें मालूम होता है कि क्रोमोसोमल या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है फीटस में या बच्चे में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि इन एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, अ सैम्पलिंग ऑफ ब्लड फ्लूइड सराउंडिंग इन द फीटस एंड विड्रॉइंग। ठीक है, क्या कर देते हैं, जितनी भी फ्लूइड जो बच्चे से सराउंड होते हैं तो उससे कुछ फ्लूइड निकाल लेते हैं और उसके ज़रिए से टेस्ट कर देती है। CVS अब किस तरह से होता है, CVS से सिमिलर टू इम्नियोसिंथेसिस, ये भी बिल्कुल इम्नियोसिंथेसिस की तरह एक प्रोसीजर होता है, लेकिन ये कब डन होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि CVS प्रोसीजर जो है ना, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर देते हैं, यानी फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। क्या कर देते हैं, ये क्यों करते हैं, ये तब करते हैं कि बच्चे का जो हेल्थ है वो किस तरह से है, गुड है या मतलब कमज़ोर तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए और उसके ज़रिए से फिर हमें एनी एब्नॉर्मलिटी जो है ना वो नज़र आती है, और उसके ज़रिए से फिर हम क्या कर देते हैं, फर्दर टेस्टिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है या बच्चा जो है वो किस चीज़ के साथ है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के साथ है। ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है ना, इसको ज़्यादातर जो अमेरिकन होते हैं इसको लिनफेल्टर सिंड्रोम भी कह सकते हैं, मतलब लिनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, जो के है उसको साइलेंट कर देते हैं। एंड द फिटल सेल्स नीडेड फॉर एग्जामिनेशन आर टेकन फ्रॉम द प्लेसेंटा। बताया गया है कि क्या कर देते हैं, फीटल के कुछ सेल्स जो है ना उसको ले लेते हैं, जो कि ज़रूरी होती है एग्जामिनेशन के लिए, तो ये प्लेसेंटा से लेके उसकी एग्जामिनेशन कर देते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा जो बच्चे के साथ एक प्लेसेंटा होती है। लैब टेस्ट, अब लैब टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, द मेन टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोस क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और हार्मोन टेस्टिंग, एक हार्मोन टेस्टिंग कर देती है, यानी हार्मोन को टेस्ट कर देती है। ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोमल एनालिसिस है, क्रोमोसोम एनालाइज कर देती है कैरियोटाइप के ज़रिए से। कैरियोटाइप वो टेस्ट होता है जिसके ज़रिए से हमें क्रोमोसोम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, तो हार्मोन टेस्टिंग किस तरह से होते हैं, ब्लड और यूरिन सैंपल कैन रिवील एबनॉर्मल हार्मोन लेवल दैट आर साइन ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। बताया गया है कि ब्लड या यूरिन सैंपल से हमें मालूम हो सकता है कि क्या एबनॉर्मलिटी है हार्मोन्स में, जिसकी वजह से मतलब जो कि एक साइन एंड सिम्टम हो सकती है, किस चीज़ की, एक साइन हो सकती है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की। ठीक है, और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम XXY सिंड्रोम को हम कहते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम एनालिसिस, अब क्रोमोसोम एनालिसिस किस तरह से करते हैं, तो आल्सो कॉल्ड कैरियोटाइप एनालिसिस, इसको हम कैरियोटाइप एनालिसिस भी कह सकते हैं। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म अ डायग्नोसिस ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि हमारे साथ कंफर्मली बता देते हैं कि बच्चे को क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। अ ब्लड सैंपल इज सेंट टू द लैब चेक द शेप ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिससे क्या होता है कि एक ब्लड सैंपल ले लेते हैं माँ से और उसके ज़रिए से क्या कर देती है, अगर मतलब बच्चा पैदा हो गया है तो फिर बच्चे से ले लेते हैं ये ब्लड सैंपल। ठीक है, बच्चे से ब्लड सैंपल ले लेते हैं और उसको लैब टेस्ट के लिए सेंड कर देते हैं, जिसके ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं। अगर 1 इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब ये है कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया है। ठीक है, जिसके ज़रिए से फिर शेप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का पता चल जाता है और इससे डायग्नोस होता है कि बच्चे को क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसके लिए एक सिंपल सी ट्रीटमेंट है जो कि हमारे साथ क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन डिस्प्लेसमेंट थेरेपी, यानी जो टेस्टोस्टेरोन होती है ना वो
उस मेल में जो कि क्लेनपेल्टर के साथ है उसमें बहुत कम प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, तो टेस्टोस्टेरोन के रिप्लेसमेंट कर देते हैं। इसके ज़रिए से फिर उसकी जो मतलब प्यूबर्टी वगैरह है या जो लिबिडो वगैरह है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मसल्स मास भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, बॉडी हेयर्स वगैरह ये सब इंक्रीज़ हो जाते हैं और उसका वॉइस जो है ना वो भी मर्द उसमें की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि क्लेनपेल्टर सिंड्रोम के जो मर्द होते हैं ना उसकी वॉइस अगर आप लोग सुन ले तो वो बिल्कुल लड़कियों की जैसी बातें करता है, ठीक है, लड़कियों की जैसे उसकी वॉइस की पिच एंड फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। जबकि फिर जब टेस्टोस्टेरोन, और ये क्यों होती है, ये मतलब इस तरह से चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की क्या है, कमी है, और दूसरा ये कि उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आई है जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल जाहिर कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ द अनयूजुअल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, टेस्टोस्टेरोन replacement therapy can be given to help stimulate changes that normally occur at puberty। बताया गया है कि क्या कर देते हैं, अनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो है ना टेस्टोस्टेरोन की रिप्लेसमेंट कर देते हैं, और जब टेस्टोस्टेरोन की रिप्लेसमेंट कर देती है तो ये उसके बॉडी में, उसकी प्यूबर्टी में, उसकी वॉइस में, उसकी जो फेशियल ग्रोइंग है उसमें, बॉडी हेयर्स में एंड इंक्रीज मसल्स मास में, और यहाँ तक कि उसकी सेक्सुअल डिज़ायर में, जिसको हम लिबिडो में कह सकते हैं, उसमें क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लाते हैं, और उसकी बॉडी जो शेप स्ट्रक्चर वगैरह है वो थोड़ा मर्द की तरह करेक्टरिस्टिक जाहिर कर देता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन आल्सो इम्प्रूव बोन डेंसिटी, ये हमारे साथ बोन डेंसिटी को भी इम्प्रूव कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी रिस्क ऑफ फ्रैक्चर जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी बोन टूटना जो है ना उसकी जल्दी होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी है, उसकी बोन जो है ना वो बिल्कुल कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, लड़कियों जैसी है। तो जब वो टेस्टोस्टेरोन की रिप्लेसमेंट कर देती है तो उसकी बॉडी की जो बोन है उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं, जिसके ज़रिए से रिस्क ऑफ फ्रैक्चर जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड इट मे इम्प्रूव मूड एंड बिहेवियर, और ये उसके मूड एंड बिहेवियर को भी इम्प्रूव कर देती है, ठीक है। बट इट विल नॉट इम्प्रूव इनफर्टिलिटी, लेकिन वो इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव नहीं करती, ठीक है। ब्रेस्ट टिश्यू रिमूवल, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के साथ जो मेल होता है तो उसका ब्रेस्ट जो है ना वो इनलार्ज होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, उसके ब्रेस्ट को, उसके ब्रेस्ट के कुछ टिश्यूज़ जो है ना वो प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिसके ज़रिए से फिर वो उसकी लुकिंग जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लाइक मेल की तरह फिर दिखाई देती है, ठीक है। स्पीच एंड फिजिकल थेरापी जो है ना, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के साथ जो मेल होता है तो वो उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है स्पीच एंड फिजिकल थेरापीज़ में, तो उस दौरान क्या कर देते हैं, उस दौरान ट्रीटमेंट कर देते हैं उस बॉय की, ताकि उसकी कुछ हेल्प हो जाए कि वो अपना जो प्रॉब्लम ऑफ स्पीच है, जो प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज है, जो प्रॉब्लम ऑफ मसल वीकनेस है, ये सब में इम्प्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। तो उसके ज़रिए तो स्पीच एंड फिज़िकल थेरापी कर देते हैं ताकि उसकी जो लैंग्वेज एंड स्पीच है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है ना ये मतलब आमतौर पर ये जो है ना ये कंफर्म नहीं है कि उसकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है। उसकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है ना वो टिपिकल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम का मैन होता है ना उसमें मतलब उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होती, तो इस वजह से उसकी जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है वो नहीं हो सकती, ठीक है। बट फॉर सम मैन विद मिनिमल स्पर्म प्रोडक्शन, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि क्लेनफेल्टर के साथ ही एक ऐसा कुछ मैन ऐसे होते हैं जिसमें मिनिमल स्पर्म प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। और उस प्रोसीजर को हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। और उसके ज़रिए से क्या कर देती है, उसका स्पर्म रिमूव कर देती है, और जो फ्रॉम द टेस्टिकल से उसका स्पर्म जो है ना एक नीडल के ज़रिए से रिमूव कर देती है और एग में इंजेक्ट कर देती है, जिसके ज़रिए से चांसेस हो सकती है कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो हो जाए। अच्छा, एजुकेशनल इवैल्यूएशन एंड सपोर्ट। Some boys with Klinefelter syndrome have trouble learning and socializing and can benefit from extra assistance। बताया गया है कि क्या करना चाहिए, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के साथ जितनी भी मेल्स होते हैं ना उसमें मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल लोग है, इस
पर हंसना नहीं है, इस पर फन नहीं बनाना है। ज़्यादातर हमारे माशरे में ऐसे होते हैं कि जितने भी क्लिनेपेल्टर सिंड्रोम के साथ लोग होते हैं तो उसके फन बनाए जाते हैं, उसके लिए उसको कोई सपोर्ट नहीं करते, उसके लिए कोई एजुकेशन सपोर्ट वगैरह नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको मतलब एजुकेशनली सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको काउंसलर करना है, ठीक है। और टॉक टू योर चाइल्ड टीचर, उसके टीचर के साथ आपने बात करना है, उसके माँ बाप ने अपने उसके टीचर्स उसके बच्चे के साथ मतलब अपने बच्चे के साथ उसके टीचर्स के साथ अटैचमेंट बनाने हैं ताकि वो अपने बच्चे को सपोर्ट करे। स्कूल काउंसलर के साथ, ठीक है, या स्कूल नर्स के साथ आपने क्या करना है, अटैचमेंट बनाना है ताकि अपने बच्चे को सपोर्ट करे, क्योंकि इसमें इसकी गलती नहीं है, ठीक है। उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती, ये तो अल्लाह के काम होते हैं जो कि बच्चों को इस तरह से भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। अब साइकोलॉजिकली किस तरह से बच्चे को सपोर्ट करना है जो कि क्लिनेपेल्टर सिंड्रोम के साथ है। हैविंग क्लिनेपेल्टर सिंड्रोम कैन बी अ चैलेंज थ्रू द इमोशनल इश्यूज़। बताया गया है कि जितने भी क्लिनेपेल्टर सिंड्रोम के साथ लोग होते हैं ना, तो वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज़ उसमें होते हैं, क्योंकि उसमें एक एहसासी कमतरी होती है कि मैं जो है ना, मैं नॉर्मल मैन से बहुत डिफरेंट हूँ, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड यंग एडल्टहुड। ज़्यादातर ये यंग एडल्टहुड में एंड प्यूबर्टी के दौरान इसी तरह से इमोशनली उसको क्या करना चाहिए, उसको काउंसलर करना चाहिए, क्योंकि उसको एहसासी कमतरी का शिकार होता है वो। फॉर मेन विद दैट कंडीशन coping with infertility can be difficult. A family therapist, counselor or psychologist can help work, ठीक है। तो क्या करना है, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट का इंतज़ाम करना है। दूसरा ये कि फैमिली थेरापिस्ट का या काउंसलर वगैरह ये सब उसको चाहिए ताकि उसकी काउंसलिंग करे, साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड इमोशनली उसकी काउंसलिंग करे, ठीक है। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, हमारा काम क्या होगा। अगर हमारे साथ एक बच्चा आया है और उसको क्लिनेपेल्टर सिंड्रोम है तो हमारा काम क्या होगा, ठीक है। लर्न अबाउट क्लिनेपेल्टर। पहले तो हमें मतलब क्लिनेपेल्टर सिंड्रोम के साथ सारा मालूमात होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि क्लिनेपेल्टर सिंड्रोम के लिए क्या क्या काउंसलिंग वगैरह, क्या क्या केयर, क्या क्या मेडिकल प्रोफेशनल वगैरह सब प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो पहले हमें सारा ये अरेंजमेंट करना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड करना चाहिए। यू कैन प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ये क्या कर देती कि अगर हमें पता चला कि क्लिनेपेल्टर सिंड्रोम किस चीज़ को कहते हैं तो इसके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि इसके लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो क्या होगी, सपोर्ट किस तरह से हम करेंगे एंड इंकरेजमेंट किस तरह से देंगे एक क्लिनेपेल्टर सिंड्रोम के बच्चे को, ठीक है। मॉनिटर योर सन्स डेवलपमेंट केयरफुली। क्या करना है, आपने उस बच्चे को केयरफुली मॉनिटर करना है। सीक हेल्प फॉर प्रॉब्लम यूनाइस नॉट सच एज ट्रबल विद स्पीच और लैंग्वेज। उसको क्या होगी, उसको लैंग्वेज में, उसकी स्पीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टी होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, तो उसको आपने क्या करना है, उसको मैनेज करना है, उसको मॉनिटर करना है और फिर उसको प्रॉब्लम को नोटिस करना है और फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। कीप रेगुलर फॉलो ऑफ अपॉइंटमेंट विद मेडिकल प्रोफेशनल्स। क्या करना है, उसके लिए रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है ना उसको फॉलो अप करना है, मतलब उसके लिए रेगुलरली टाइम पर टाइम जो है ना उसकी चेकिंग करना चाहिए। मेडिकल प्रोफेशनल के साथ उसको क्या करना है, उसकी फॉलो अप करना है, उसका चेकिंग करना है कि इसकी जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स है वो इससे प्रिवेंट हो सके, ठीक है, इसकी प्रिवेंशन हो सके अभी से। इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी। उसको इनकरेज करना है कि आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करने हैं, आपने स्पोर्ट्स वगैरह में भी हिस्सा लेना है, ठीक है। हर चीज़ में उसको इनकरेज करना है। दीज एक्टिविटी विल हेल्प बिल्ड मसल स्ट्रेंथ, ताकि उसकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो इस एक्टिविटी से बढ़ जाए, ठीक है। एंड मोटर स्किल्स। इनकरेज सोशल अपॉर्चुनिटीज़ एंड पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़। क्या करना है, जो सोशल अपॉर्चुनिटीज़ है यानी सोसाइटी के साथ भी उसको आपने क्या करना है, अटैच रखना है, उसको अटैच करना है ताकि वो इनकरेज हो जाए कि हाँ मैं भी एक इस सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ, ठीक है। एंड पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़, और चाहे वो स्कूल ग्रुप हो, स्पोर्ट ग्रुप हो, जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ हो उसमें आपने क्या करना है, पार्टिसिपेशन लेना है, हिस्सा लेना है, ठीक है, ताकि वो सोसाइटी के साथ अटैच रहे। दीज एक्टिविटीज़ कैन हेल्प टू डेवलप सोशल स्किल, ताकि उसकी जो सोशल स्किल है वो
डेवलप हो जाए। वर्क क्लोजली विद योर सन स्कूल्स, क्या करना है आपने अपने मतलब फादर को चाहिए या मदर को चाहिए कि वो अपने बच्चे के स्कूल के साथ ही मतलब क्या करे, उस स्कूल के साथ ही अटैच रहे, ठीक है, उसके टीचर्स के साथ, उसके स्कूल काउंसलर के साथ, उसके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है उसके साथ अटैच रहे, ताकि उसका बच्चा जो है ना उसको अगर कोई भी नीड हो, कोई भी मतलब कोई भी सपोर्ट हो तो आप जल्दी से प्रोवाइड कर सकते हो। लर्न व्हाट सपोर्ट इज़ अवेलेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल आस्क अबाउट स्पेशल एजुकेशन सर्विस इफ नीडेड, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गेन करना है कि अगर इन लोगों के लिए, ये जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, इनके लिए अगर कोई अलग स्कूल एजुकेशन वगैरह है, स्पेशल कोई नीड वगैरह है तो उसको आप जल्दी से पूरा कर सके, ठीक है, उसके बारे में आपने पूछना है। कनेक्ट विद यू अदर पेरेंट्स, क्या करना है, जिन्हें भी क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के साथ कॉमन कंडीशन होगी तो उसके साथ आपने अपना कलेक्शन रखना है, ताकि अगर उसके बच्चे के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि वो लोग सॉल्व कर सकते हैं और आपके बच्चे के साथ भी इस तरह से प्रॉब्लम हो तो आप भी उसके साथ मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आस्क योर नर्स अबाउट इंटरनेट रिसोर्सेज, आपने क्या करना है, अपने नर्स से इंटरनेट रिसोर्सेज वगैरह, सपोर्ट ग्रुप वगैरह ये सब अपने पूछने हैं, ताकि आपको सही जो बच्चा है उसकी सही से काउंसलिंग एंड सपोर्ट आप उससे कर सकें, ठीक है। अच्छा, आप डायग्नोजिंग किस तरह से करते हैं, तो ये टेस्ट प्रोसीजर्स है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये एमनियोसिंथेसिस प्रोसीजर है, जिसके ज़रिए से जो एमनियोटिक फ्लूइड्स है यहाँ से इंजेक्शन को क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं और फ्लूइड को इंजेक्शन में ले लेते हैं और उसके ज़रिए से टेस्ट कर देते हैं कि बच्चे की जो क्रोमोसोमल कंडीशन है वो किस तरह से है। मेल विथ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम may be physical different from their peers मतलब के फ्रेंड्स, ठीक है, साथी जो होते हैं, तो मेल जितने भी क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के साथ होते हैं तो वो फिजिकली डिफरेंट होते हैं अपने दोस्तों से। दे डू नॉट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। दिस काज देम टू लैक बॉडी एंड फेशियल हेयर, जिसकी वजह से उसके बॉडी एंड फेशियल हेयर जो है ना वो सही से नहीं आते, ठीक है। दे मे आल्सो लैक ऑफ मसल्स ऑफ अदर बॉयज़ देयर एज, बताया गया है कि दे में आल्सो लैक ऑफ मसल, जिसकी वजह से जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो जाती तो उसकी वजह से लैक ऑफ बॉडी एंड फेशियल हेयर्स हो जाती है, और दूसरा ये कि मसल्स की प्रोडक्शन भी सही से नहीं होती, मसल्स भी बहुत वीक होते हैं, ठीक है, जो कि जिस एज में बॉयज़ की मसल जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उस एज में इन लोगों के मसल वोमेंस की तरह होते हैं। There is not much that scientists knows about XXY male, but they do know that they sometimes begin to overcome their disabilities. They are more comfortable at work and socially. बताया गया है कि साइंटिस्ट ने अभी तक कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दी है अबाउट XXY मेल्स के बारे में, ठीक है, यानी क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के मेल्स के बारे में, बट दे डू नो दैट दे आर समटाइम बिगिन ओवरकम विद डिसेबिलिटीज़। लेकिन अगर कभी कभार जो है ना इसमें ऐसे डिसेबिलिटीज़ आ जाते हैं जो कि अगर वो सोसाइटी एंड वर्क में मतलब अपना सोसाइटी के साथ, अपने सोशली वर्क के साथ वो कंफर्टेबल हो दे, उसके साथ फिर जो है ना मतलब वर्क के साथ या कोई सोसाइटी या सोशली वर्क के साथ वो डिसेबिलिटीज़ जो है ना वो क्या हो जाती है, वो थोड़ा कंफर्टेबल उसको महसूस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसको सोसाइटी से निकालना नहीं चाहिए बल्कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन शूट्स कैन बी गिवन एज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। टेस्टोस्टेरोन की एक ट्रीटमेंट हो सकती है, उसको टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो इंजेक्ट कर सकते हैं। दिस हेल्प XXY मेल टू डेवलप फिजिकली मोर लाइक देयर फीट्स, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अगर टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट कर ले तो उससे उसकी जो बॉडी या फिजिकल जो शेप वगैरह है वो थोड़ा डेवलप हो सकता है और वो उसकी फ्रेंड्स की तरह बन सकता है। काउंसलिंग कैन हेल्प XXY मेल मेंटली, और काउंसलिंग करना उसको मतलब एज ए नर्स काउंसलिंग करना, एज ए पेरेंट काउंसलिंग करना, तो ये उसकी जो मेंटली रिटायरमेंट है उसको क्या कर दे सकती है, उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, लिली एल्प है। लिली एल्प जो है ना ये मेल था, ये एक मेल था जो कि पैदा हुआ था 1883 में, ठीक है, 1883 आई थिंक
1882 में ये पैदा हुआ था और 1931 तक इसके एज था और फिर ये वफ़ात हो गया, ठीक है। ये पहले मेल था, बिल्कुल मेल बॉडी के साथ ये पैदा हो गया, लेकिन इसकी जो शेप एंड स्ट्रक्चर थी, फिजिकल अपीयरेंस वगैरह था, ये क्या था, ये बिल्कुल फीमेल की तरह था, क्योंकि ये भी क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के साथ क्या हो गई थी, हो गया था या हो गई थी, दोनों थी, तो इस वजह से अब हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मतलब XY क्रोमोसोम के साथ पैदा हो गया था, तो फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो गई, इसकी जो मतलब ट्रांससेक्सुअल ट्रीटमेंट हो गई, तो ये कन्वर्ट हो गई फीमेल में, ठीक है। तो लिली एल्प जो है ना, ये क्या थी, लिली एल्प LB elegantly had Klinefelters, इसको Klinefelter था। She was one of the first identifiable recipient of male to female, ठीक है। ये पहली लड़की थी या लड़का था जो कि आइडेंटिफाई हुआ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के साथ, जो कि मेल से फीमेल में कन्वर्ट हो गई एक सर्जरी के साथ, जिसको हम कहते हैं सेक्स रिजाइनमेंट सर्जरी, ठीक है। इसके ज़रिए से ये मेल टू फीमेल में कन्वर्ट हो गई। LB वाज अ फैशन मॉडल, ये क्या थी, एक फैशन मॉडल थी, और ये मेल था, लेकिन ये फीमेल की फैशन वगैरह या फीमेल की मॉडलिंग वगैरह करती थी, फीमेल की कपड़ों की मॉडलिंग कर दी थी, ठीक है। शी वाज ट्रांससेक्सुअल एंड अंडरवेंट, क्या थी, ये ट्रांससेक्सुअल थी, मेल था पहले, और बाद में ये फीमेल को कन्वर्ट हो गया एक सर्जरी के साथ, और इसकी जो टेस्टिकल्स थी उसकी रिमूवल कर दी गई, ठीक है। उसके ज़रिए से ये जो है ना, ये कन्वर्ट हो गई। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। और इसके बारे में एक ट्विस्टिकल बात ये है कि क्या हो गई थी, इसकी मंगनी भी हो गई थी इस लड़की की एक औरत से, ठीक है। और फिर उसके बाद पता चला, इसकी सर्जरी वगैरह हो गई, तो इसके पेरेंट्स को पता चला कि ये तो लड़की है खुद भी, ठीक है। तो इसने क्या किया, उसके जो पेरेंट्स थी उसका नाम था गर्दा, और गर्दा को इसने अपना बहन बना दिया, अपने बहन की तरह ये मतलब उसको ट्रीट करती थी, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोग हासिल करना चाहते हैं अबाउट क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, तो यहाँ से ले सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स है, यहाँ से ये टॉपिक लिया गया है, और यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एंड हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे साथ आई थिंक एंडोक्राइन है, ठीक है। तो एंडोक्राइन की जितने भी डिसऑर्डर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।